हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे साइंस के वही क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछा गया सवाल है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, यह आपको अनुमान लग जाएगा। यदि आप आगामी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का, जैसे लेडी सुपरवाइजर, वो जैसे द्वारा जो भी परीक्षाएँ होने वाली है, साथ ही साथ बीपीएससी का या रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, कोई पोस्ट का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कोई भी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे विस्तार पूर्वक। एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे कि क्वेश्चंस आखिर साइंस में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, और आगामी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका क्वेश्चंस क्या बनने वाला है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में वेरी करें। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका ज़्यादा आपको चाहिए मटेरियल तो आप जनरल साइंस के हमारे प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज डिस्कस किया हूँ, समरी जिसको एमसीबी बोलते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसको आप वॉच करके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके उसको विजिट कीजिए और जनरल साइंस के पार्टों बाई पार्ट को आप लोग वॉच कीजिए और देखिए। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉमेंट में देने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 130 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये साइंस है, ठीक है, और ये बाय लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 30 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज इजीली बाय फ्रैक्शन, यानी निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक की रिफिल है, ऊनी वस्त्र है, फूला हुआ गुब्बारा है और तांबे के छड़ है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश वर्जन से है आपका शुरू से लेके, तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं पार्ट, और इधर है आपका हिंदी वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनमें से किस घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता। अवशोषित मतलब होता है चार्जेबल। ठीक है, घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का छड़। क्या हो जाएगा, तांबे का छड़, एक कॉपर रॉड। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल समझते हैं क्या है फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है घर्षण क्या है। घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु की विपरीत दिशा में जो लगता है। ठीक है, यानी ज़्यादा घर्षण होगा तो आप आसानी से चल सकते हैं, और यदि घर्षण कम होगा तो आप फिसल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि यदि आप फ्रैक्शन करते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे साइंस के, यदि आप बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स के भी बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे कि यदि कोई वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक अपोजिट रिएक्शन थ्रू से जो है आपका चार्ज उत्पन्न होता है। तो इसमें पूछा है कि किस घर्षण द्वारा आसानी से आपका अवशोषित नहीं किया जा सकता है, तो वो होगा तांबे का छड़। तांबे के छड़ को घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक चालक है। यह क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। ठीक है, पूछेगा ये क्या है, तो एक कंडक्टर है। ठीक है, केवल अचालक पदार्थ के ही द्वारा आप अवशोषित किया जा सकता है। इन कंडक्टर रहता या नॉन कंडक्टर रहता तो आप आसानी से उसको चार्जेबल कर सकते थे, बट इसे आप आसानी से चार्जेबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है। क्लियर है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31, फलों की मीठी स्वाद का कारण क्या है। मल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज। ठीक है, फलों की मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्लियर है, फ्रुक्टोज। अब जानिए थोड़ा डिटेल्स में, फलों के जो मीठे स्वाद होते हैं उसका उत्तरदायित्व होता है मोनोसैकेराइड, जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं, या फ्रूटो शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रूटोज का मिक्स सोर्ट में आएगा आपका चुकंदर। इसका मिक्स सोर्ट में यदि देखा जाएगा ना, मिक्स सोर्ट में
मुख्य स्रोत में यदि देखा जाए तो आपका आएगा चुकंदर, गन्ना, चुकंदर, गन्ना, मक्का। यह सब में क्या होता है, ये सब जो होता है इसका कुछ मुख्य स्रोत है। फ्रूक्टोज शर्करा का ही एक प्राकृतिक रूप होता है, ठीक है। यही कारण है कि उच्च फ्रूक्टोज वाले फल जो होते हैं मीठे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई विच गिव कलर टू द आईज, ठीक है। 32 में कह रहा है, 132 में कि आँख के उस भाग का नाम बताइए जो किसी विशिष्ट रंग प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन है कार्निया है, परितारिका है, ठीक है, दृढ़ पटल है, रेटिना, और है नेत्र लेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस, ठीक है। यहाँ पर आइरिस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो आइरिस दिख रहा है, ठीक है। परितारिका, हिंदी में उसको बोलते हैं परितारिका, इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका, इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, आइरिस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइरिस क्या होता है थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो आइरिस जो होता है आँख का एक रंग हिस्सा होता है, रंगीन हिस्सा होता है, देखेंगे छोटा तरफ से होता है आँख में। जब भी आप गौर कीजिएगा, अब शीशा के सामने चले जाइए, आँख में छोटा सा एक पुतली टाइप का दिखेगा, कलरफुल टाइप का, ठीक है। वो जो होता है पुतली से ही घेरा होता है वो, ठीक है। ये आँख में जो प्रवेश होने वाली प्रकाश किरण जो है ना उसको नियंत्रित कर देता है, वो एकदम सिकुड़ का छोटा हो जाएगा। कभी कभी मान लीजिए जाते हैं आप, कहीं मान लीजिए मार्केट चल गई है और अचानक तेज़ रफ्तार से कोई गाड़ी आ रहा है और आपका उसका प्रकाश जो है, लाइट जो है ज़्यादा पड़े, तो अचानक पड़ जाता है ना लाइट आँख में, तो ऑटोमेटिक वो जो होता है सिकुड़ जाता है, ठीक है। आइज जो होता है एकदम छोटा हो जाएगा एकदम सिकुड़ के, ताकि जो है ज़्यादा लाइट जो है हमारे आँख में प्रवेश ना करे, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, ठीक है। और कार्निया आपको पता होगा नेत्रदान में दिया जाता है, और रेटिना आपको पता होगा। रेटिना क्या होता है, रेटिना जो होता है, रेटिना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेटिना आपके आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है। विद्युत संकेत के कहने मतलब ये होता है कि यदि आपके आंख में यदि आपके आँख में कोई प्रकाश किरण गुजरे और किसी वस्तु को आप यदि देख रहे हैं तो वो जो होता है एक संकेत भेज देता है हमारे माइंड पर, ठीक है, मेरे मस्तिष्क को संकेत भेज देता है, ठीक है, जो आपके द्वारा देखी जाने वाली छवियों का निर्माण कर देता है, ठीक है। और यह आपकी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रेटिना, ठीक है। रेटिना आपके आँख की पुतली के सबसे पीछे की परत पर रहता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम हो गया। नेत्र लेंस क्या होता है, तो देखिए लेंस आपको पता होगा एक आँख का एक घुमावदार संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है घुमावदार, जो आइरिस के पीछे रहता है, ठीक है। लेंस का कार्य होता है प्रकाश को मोड़ना और फोकस करना, ध्यान रखिएगा, ताकि आप छवियों को स्पष्ट रूप से देख सकें। छवियों को मतलब किसी भी तस्वीर को आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि मनुष्य यदि किसी वस्तु को देख रहा है तो उसका छवि, उसका तस्वीर कितने सेकंड तक अपने माइंड पर रख सकता है, तो आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन वुड बी परितारिका, जिसको आइरिस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। दी ब्राइटेस्ट प्लानिट इन द नाइट स्काई इज, यानी रात्रि में जो आपको दिखाई देता है आकाश में, ठीक है, स्काई में, वो सबसे चमकीला आपको प्लानिट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा प्लानिट हो जाएगा, आंसर बताइएगा। मार्स होगा या मरकरी होगा या जुपिटर होगा या वेनस होगा, ठीक है। यदि आपको मालूम है तो फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है एग्जाम, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको डिस्कस इसलिए करा हूँ ताकि आपका एक अनुमान लग जाए और आप जो है आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ।
तो रात्रि के आकाश में जो दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, वो होता है, क्या होता है वो होता है वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वीनस। ठीक है, वीनस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह यह क्या होता है, पृथ्वी का एक निकटतम ग्रह होता है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये है मान लीजिए अर्थ, तो इसके साथ में कौन रहेगा, वीनस रहेगा। ठीक है, वीनस ग्रह ये पृथ्वी के सामने रहेगा, लेकिन सन के सामने यदि पूछा जाएगा कौन सा ग्रह रहेगा, तो सन के सामने रहेगा आपका मरकरी ग्रह। ठीक है, मरकरी प्लैनेट, सन के ये सब प्लैनेट है। ठीक है, ठीक है, सूर्य जो है प्रधान माना जाता है ग्रहों में से, और सूर्य की यदि सामने पूछेगा तो मरकरी हो जाएगा। यदि अर्थ के सामने यदि आपका प्लैनेट पूछा जाएगा तो वीनस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा डिटेल्स डिस्कस करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, यानी मार्स। ठीक है, तो देखिए मंगल ग्रह क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मंगल ग्रह क्या है, तो ये जो होता है लाल रंग का होता है। सबसे पहले आपको याद रखना ये रेड कलर का होगा, रेड। ठीक है, और इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बुध ग्रह क्या है, हमने अभी बताया कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले आपको दिखाई देगा बुध ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह क्या होता है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे जो होता है बड़ा ग्रह होता है कौन, बृहस्पति ग्रह। और शुक्र ग्रह क्या होता है, पृथ्वी का निकटतम होता है, सबसे चमकीला होता है। इसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखें। पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी इसी को कहते हैं, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं है, जबकि पृथ्वी के पास से एक सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, उसी सैटेलाइट का क्या नाम है, मून है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 134 का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आप लोग को तो गेस करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संपर्क बल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन है पेशीय बल, जिसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय बल, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और है स्थिर विद्युत बल, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर देते चलिए। आप लोग आंसर आप लोग को देते चलना है फटाफट। क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि आपको पता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, तो संपर्क बल का आंसर है इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब होता है संपर्क बल। संपर्क मतलब वे बल जो होता है किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है। यानी किसी वस्तु पर आप संपर्क में लगाया जाता है। जैसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए पुस्तक और मेज, पुस्तक आप मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, तो पुस्तक तथा मेज की पृष्ठों को मध्य जो लगता है घर्षण, उसको हम बोलते हैं संपर्क बल। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि पेशियाँ, जिस मस्कुलर्स होते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में हो तब लगाया गया बल को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यानी यह किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं संपर्क बल। क्लियर हो गया, तो संपर्क बल से आपको नहीं क्वेश्चन छूटना चाहिए आई थिंक। ठीक है, थोड़ा डिटेल जानते हैं। ठीक है, असंपर्क बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। असंपर्क बल क्या होता है, वो ये बल होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा, किसी वस्तु के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसको हम मैग्नेटिक थ्रू से आप ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को आप खींच सकते हैं, आप बिना छुए चुंबक की सहायता से आप खींच सकते हैं। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाई जाने वाले आकर्षण बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल,
या आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिए तो वो अट्रैक्शन वो क्या करता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण वो खींच लेता है किसी वस्तु को। यदि हम चले रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जो होता है एक प्रकार का फोर्स के थ्रू से वो हम हमारे बनाए रखता है, ठीक है, हमें पकड़ रखता है, नहीं तो आना तो हम गिर जाते हैं। या कोई वस्तु हो, ठीक है, उस पर लगने वाले जो आकर्षण बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होगा या ग्रेविटेशन फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, ये सब इन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है। जबकि जो मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है या फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो या फ्रिक्शन फोर्स हो, ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण होगा, जिसे हम संपर्क बल कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधा ठोस अवस्था की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। मतलब आपका जो है किसी चीज़ को आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल चेंज कर रहे हैं, तो वो लिक्विड वो क्या कहता है कि द्रव अवस्था में द्रव लिक्विड बिना आए हुए, ठीक है, आपकी गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था की प्रक्रिया की वो चेंज हो जाता है डायरेक्ट, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। उसके हम बोलते हैं सिम्बलिमेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला जो है, निम्न में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैला भी कहते हैं, आत्मघाती की थैला भी कहते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया हूँ इसके बारे में, तो आई थिंक सबको मालूम होना चाहिए। इसे हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम क्या कहा जाता है? आत्मघाती का थैला कहा जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है एनर्जी का। तो सारा चीज़ हमने डिस्कस पहले ही किया था, ठीक है। पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जनरल साइंस का मैंने 1 2 3 इस प्रकार से अपलोड किया हूँ, तो 3 वीडियो को जरूर आप देखिए। 4th वीडियो भी अब पहुँच चुका होगा आपका प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप वॉच करके देख सकते हैं डिटेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है, ठीक है, रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। क्लियर है? ऑप्शन क्या है? एड्रिनल, थायराइड, थाइमस और अग्नाशय। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसको बोलते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिट एज ए लिक्विड व्हेन इट कम आउट द सिलेंड्रिकल it becomes a gas. Change X, then it is burn. Change Y. The following statement pertain to this change. Choose the correct option या choose one। यानी हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। जैसे आपको पता होगा LPG गैस का प्रयोग जो होता है आपका किचन में होता है। सिलेंडर यहाँ पर कहा रहा है कि सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होते हैं, सिलेंडर से बाहर आते हैं या गैस में परिवर्तित हो जाता है। सिलेंडर में क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्रव अवस्था में होता है, एक लिक्विड टाइप का रहता है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर से या बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि LPG, तो आप लोग सोचे होंगे सर LPG तो लिक्विड टाइप का रहता है, तो फिर वो तो गैस में हम लोग ऑन करते हैं तो वो गैस निकलता है। तो वो जैसे ही आप खोलते हैं ना गैस को, तो वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड से सीधा गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। परिवर्तन X लिखा है, याद रखिएगा। इस परिवर्तन को हम बोलते हैं X, कुछ कोडिंग दिया गया है। फिर यही गैस जो होता है जलता है, जैसे आप लोग स्टोव में जलाते होंगे
ठीक है, खाना वाना बनाते होंगे तो उसमें चलाते हैं ना गैस को कनेक्शन करके, तो अब गैस के रूप में वो से ये हो रहा है, ठीक है। वो फिर यह गैस जलता है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन वायु, ठीक है। निम्नलिखित कथनों इन परिवर्तन से संबंधित है, यह कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है, ये प्रोसेस जो होता है ये केमिकल चेंज है, क्या यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या प्रोसेस वाई जो होता है एक केमिकल चेंज है, या प्रोसेस एक्स एंड वाई जो होता है दोनों ही केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी परिक्रम रासायनिक परिक्रम नहीं है। नॉन ऑफ दिस प्रोसेस आर नॉट केमिकल चेंज, इनमें से कोई भी परिक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोगों को बता दिया हूँ, इसलिए आप लोग जो है रेगुलर जो है हमारी वीडियो जब भी आएगा जनरल साइंस का तो आप लोग देखा कीजिए, ताकि क्वेश्चंस आपका छूटने की संभावना कम रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को आंसर आप लोग को देते साथ ही कुछ ऐड भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस छूटे नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या समझें कि जब रसोई के गैस में यानी आप जो किचन में जो गैस का यूज़ करते हैं सिलेंडर जो रहता है वो एलपीजी गैस रहता है, ठीक है। और एलपीजी गैस में क्या होता है, लिक्विड रहता है, इसलिए भारी रहता है। हवा रहता तो सिर्फ भारी रहता, हवा रहता तो कितना भारी रहता, सिर्फ सिलेंडर ही भारी रहता, लेकिन वहाँ पर लिक्विड रहता अंदर में, ठीक है। लिक्विड रहता है इसलिए भारी रहता है, पूरा भरा रहता है। और जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है चेंज हो जाता है किसमें लिक्विड से सीधा गैस में चेंज हो जाता है, और जैसे आप जलाते हैं तो वो जल उठता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कोडिंग दिया गया एक्स, इसको गैस में परिवर्तन हो रहा है मतलब एक्स में, इसमें लिक्विड से द्रव में चेंज हो जा रहा है, यानी लिक्विड से गैस में चेंज हो जा रहा है, उसको हम लोग एक्स मान रहे हैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर यह जल उठता है, जलता है, हमने पहले ही बताया था कि जलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लिक्विड फॉर्म में हो उसको गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और गैस में कन्वर्ट होकर फिर उसको लिक्विड में नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, दैट इज़ वो जो होता है, दैट इज़ जो है वो क्या है, केमिकल है। तो एक्स एंड वाई जो होता है, प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई जो होता है, दोनों ही बहुत क्या है, केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये जानना है, तब क्वेश्चन को आंसर आप लोग देना है, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। कोटिंग ऑफ व्हिच प्लास्टिक इज यूज ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। जो आग बुझाने वाला गाड़ी आते हैं तो उसके साथ साथ कर्मचारी भी आते हैं, देखे होंगे, तो एक प्रकार का वो कोट पहना रहते हैं, उस कोट में जो है किस प्लास्टिक की परत जुड़ी होती है, वो देखना अलग टाइप का कोट रहता है, प्लास्टिक टाइप को आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, यदि आप लोग देखे होंगे या पिक्चर में देखेंगे या कहीं भी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो प्लास्टिक टाइप का एक रहता है, आप लोग देखे होंगे, तो ये जनरली नहीं होता, वो कौन से रहता है प्लास्टिक, ऐसे नॉर्मली रहता तो आग बुझाते बुझाते वो आग पकड़ लेता तो खुद भी जल सकता था, तो ये स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वो जो पहनता है, वो कर्मचारी जो पहनता है, ठीक है, वो स्टाफ जो पहनता है, वो किस प्रकार की उस प्लास्टिक में किस प्रकार परत चढ़ा जाती है ताकि वह किसी प्रकार से आग ना पकड़े और वह सुरक्षित रहे, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पॉलीथीन होगा नहीं, पॉलीथीन यदि उस प्रकार से परत चढ़ा रहेगा उसके जैकेट में, ठीक है, तो वो तो तुरंत आग के लिपेट में आ जाएगा, तो ऐसे में खतरा हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसको हटा दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको हटा दीजिए, क्लियर है। उसके बाद है पीवीसी नहीं होगा, पॉलीवर ये तो नहीं होता है, नहीं तो अदरवाइज ये भी आग पकड़ लेता है। एक होता है मेलामाइन, ये हो सकता है, और भी एक ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, मेलामाइन ये सही है,
बेकेलाइट, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, बेकेलाइट क्या होता है? बैकलाइट जो होता है वो परत होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेलामाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेलामाइन जो होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये क्या होता है? थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग क्या होता है? प्लास्टिक होता है। ये थर्मोसेटिंग जो होता है प्लास्टिक होता है। यह ज्वाला को रोकता है। ज्वाला मतलब होता है जो ज्वलता है वो किसी प्रकार से आपके पास आ जाए तो वह रोक देता है और आग नहीं पकड़ता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की तुलना में जो होता है गर्मी को बेहतर तरीके से यह सहन कर सकता है। इसका हम लोग यूज करते हैं अग्निशामक की वर्दी में। शरीर की गर्मी के खतरे से यह बचाता है। कहने का अर्थ है जब हम लोग किसी आग बुझाने वाले, हम लोग नहीं मतलब जो फायरमैन होते हैं वो वर्दी पहन लेते हैं ताकि जो है आग बुझाते समय और उस पर जो गर्मी का रहता है, मतलब आप आग बुझा रहे हैं तो वहाँ पर गर्मी का जो लोका होता है, हवा होता है, उसका खतरे से वो बचा जा सकता है, किसी प्रकार से ये आग नहीं पकड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेलामाइन, क्योंकि मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आग को नहीं पकड़ने देता। ठीक है, अगला जो है 140 में है, सोने और चांदी को पिघलने के लिए सुनार धातु को फूंकने से ज्वाला को किस क्षेत्र भाग का उपयोग करते हैं? Which zone of flame does a goldsmith use through metallic blowpipe for melting gold and silver? ऑप्शन है सबसे आंतरिक भाग में, मध्य भाग में, सबसे बाहरी भाग में, ये सभी। इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, आउटर मोस्ट जोन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट? इसका आंसर हो जाएगा इसके आउटर। किसके आउटर? इसके आउटर मोस्ट जोन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? कुछ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सभी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो आपका सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाएगा वो दैनिक जीवन से रिलेटेड जोड़ा जाएगा, और कुछ बेसिक जो आप लोग अपेक्षा करते हैं, कुछ जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, ठीक, जो आप लोग क्लास 9, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर की इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी की सहायता से पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को क्या कहा जाता है? फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ lemon juice are added to milk as it boil. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated from mixture by help of fine cloth or a स्टेनर। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? वोमिंग कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, या डिक्टेशनल कहते हैं, या फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे हम निष्पावन कहते हैं, या अवसादन कहते हैं, या निस्तारण कहते हैं, या निस्यदन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहा जाता है? इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी। क्लियर है? फिल्ट्रेशन इसलिए क्योंकि उसको छान के क्या किया जाता है? पानी को अलग किया जाता है और पनीर का अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी बनाए होंगे, तो यदि आप रसगुल्ला घर में बनाए होंगे तो आप क्या कीजिएगा? आप जो है मिल्क ले लीजिएगा, कम से कम ½ लीटर, अपना अकॉर्डिंग, जैसे आपको जितना बनाना है। ठीक है, और उसमें कुछ नींबू का या सिरका मिक्स कीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा? एक कपड़े में उसको निचोड़ लीजिएगा या छन्नी में छान लीजिएगा, और कपड़े में इसको इस प्रकार से जो है छान के पानी को अलग कर देना है, तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 142 का कि घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन क्या है। ठीक है, विच विटामिन हेल्प द मोस्ट इन हेलिंग द वुंड, यानी घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन क्या है। तो सबसे सहायक विटामिन आपसे यदि हम बात करें तो विटामिन जो होता है वो के होता है, सबसे ज़्यादा या जल्दी। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो जल्दी जो होता है घाव को भर देता है, घाव को भर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में विटामिन के नहीं है। विटामिन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन ए जो होता है रेटिनल रासायनिक नाम होता है, रोतंदी इसको बोलते हैं, होने वाले रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपका गाजर में मिलता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है एक्सोरोफाइटस, है ना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो होता है कई नाम है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। तो इसमें आपका जो है घाव को बनने में इसका सहायक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ई भी हटा देते हैं। विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जिसको हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, यह हार्मोन माना जाता है। ठीक है, और ये वसा या कार्बनिक में घुलने से विटामिन होता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो होता है वो सबसे सहायक विटामिन में से माना जाता है, जो घाव को भर देता है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फार्मूला C6H8O6 होता है। मसूड़े का फूलना भी विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज से खा के आप जो है समय के अनुसार आप विटामिन सी का पूर्ति कर सकते हैं। और बाकी विटामिन ए हमने पहले भी बताया था कि दूध, अंडा, पनीर, हरे साग सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी जो होता है, आप यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो मांस खा सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन है तो आप दूध, सब्जी, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तीदार सब्जी, गन्ना, टमाटर, ये सब खा सकते हैं, अनाज। ठीक है, तो इसमें बी आपका विटामिन बी अतिरिक्त मात्रा में जो है प्रचुर मात्रा में विद्वान होते हैं और उपस्थित होते हैं। और विटामिन डी हमने बात किया था, तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्सिफेरॉल होता है। इसमें दो तरह का रोग होता है, रेकेटस होता है बच्चे में, एस्टोमेलिसिया वयस्क में होता है। मछली का तेल और दूध, अंडे में भी इसका विटामिन पाया जाता है। और सूर्य का प्रकाश यदि आप सुबह सुबह लेते हैं तो इसमें भी आपका जो है सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्रयुक्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है, आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण तथा आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। पूछ रहा है कि यू आर ऑब्जर्विंग योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड योर इमेज इज 4 मीटर। If the move 1 meter toward the mirror, then the distance between you and your image will be ऑप्शन 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। पहले क्वेश्चंस को आप समझें या नहीं समझें, पहले बताइए। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो सही है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और प्लेन मिरर आपको कहाँ मिलेगा, सैलून में मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछ रहा है कि आप दर्पण, मतलब ये मिरर जो है वो है प्लेन मिरर। ठीक है, और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, तो दर्पण यानी मिरर, प्लेन मिरर और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है, इसके और ये मिरर के बीच में यदि आप यहाँ पर खड़े हैं। क्लियर है, यह यहाँ पर आप खड़े हैं, सही है। तो यहाँ से लेके यहाँ से की दूरी जो है 4 मीटर है। कितने मीटर है, 4 मीटर है।
मिरर और आपके यहाँ से दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं, ध्यान रखिएगा प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर जो होता है इमेज जो बनाता है, जो आप सामने रहते हैं प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने यदि रहते हैं आप, तो ये हमेशा ये पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर इमेज बनाता है उतने ही दूरी पर, जितने दूरी पर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो उतनी ही दूरी पर जो है ये 4 मीटर दूरी पर ये इमेज बना रहा है यहाँ पीछे तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 मीटर दूरी पर उतने ही डिस्टेंस पर ये बना रहा है। ठीक है, इमेज। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं, दर्पण की ओर 1 मीटर चल गए आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 1 मीटर पहुँच गए, 1 मीटर आप चल गए, तो 1 मीटर चल गए मतलब यहाँ पर 1 मीटर घट गया, चला ना, आप 1 मीटर आगे चल गए ना दर्पण की ओर, तो ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो ये भी जो प्रतिबिंब होगा आपका, यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा था, ठीक है, मिरर के पीछे जो प्रतिबिंब बन रहा था वो भी जो होता है 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 मीटर फिर इधर घट जाएगा, तो ये आपको 3 मीटर दिखेगा। ठीक है, तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, आप जो है आप यहाँ पर खड़े हैं यहाँ से, ठीक है, और आपके बीच के बीच में जो प्रतिबिंब है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रतिबिंब और आपके बीच में जो डिस्टेंस अब रह गया वो कितना रह गया, 3 मीटर का। ठीक है, आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, तो कितना रह गया, 3 मीटर का। 3 मीटर का रह गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपने समझ में आया? यदि आप लोग समझ में आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एकदम डिस्कस करेंगे बारीकी से, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका आने वाला है एग्जाम में। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 144 में कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु का वेग में समय के साथ परिवर्तन को vt, यानी vt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, द्वारा दर्शाया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक क्या होता है। द वेरिएशन इज वेलोसिटी विद टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज़ द यूनिट। आप सबसे पहले इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है ना, उसका मात्रक पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ बना लेते हैं ज्योमेट्रिकल थ्रू से। तो इस प्रकार से एक ग्राफ पहले रिप्रेजेंट कर लिया हम, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया, जिसको हम बोलते हैं 0 रखते हैं ओरिजिन, ठीक। यहाँ से जो ओ से लेके जेड तक जो एक्सिस रहता है तो ये हो जाता है कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये टाइम जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो चेंजेबल होते रहता है, ओरिजिन से लेके वाई तक जो डिस्टेंस होता है वो चेंजेबल होते रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी यानी v लिख दिया, वेलोसिटी v, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बीच में जो है कौन सा कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ना, ठीक है, यही है ना, सरल रेखा में लिखा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इस प्रकार से एक ग्राफ बना रहा है, ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो भौतिक राशि को निरूपित करता, कौन से भौतिक राशि को ये निरूपित करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनर्शियल और फाइनल पोजीशन के बीच का एक न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबसे छोटा दूरी को ही हम क्या कहते हैं, यानी किसी वस्तु और आपके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूछ रहा है कि भौतिक राशि को निरूपित करता है, तो भौतिक राशि हमें क्या निकल गया, विस्थापन निकल गया ना, विस्थापन, वो भौतिक राशि हो गया। आप यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन घुमा कैसे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ देता कि मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आपने अभी जाना कि इसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन जो है सरल रेखा में जा रही है, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, तो डिस्प्लेसमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर पूछ रहा है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है,
मीटर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी और बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर अलजेब्रा को भी वो फॉलो करता हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो है 145 में कि निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल या गुलम का भी यूज करते हैं। गिल या गुलम मतलब क्या होता है? गिलफ्रेंड से लेते हो, ठीक है, श्वास लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑक्टोपस है, डॉल्फिन है, व्हेल है, और ये सभी। यहाँ पर याद रखिएगा जंतु में, किस जंतु में जल में, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज गिल टू ब्रीथ इन वाटर। एनिमल की बात हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। डॉल्फिन नहीं होगा, व्हेल भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 146। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वे क्या कहते हैं? चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड। उसे हम अनुकूलन करते हैं, उद्दीपन करते हैं, या प्रनुकूलन करते हैं, या स्वसूचन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया सवाल है। तो क्या होगा इसका आंसर? 146 का आंसर हो जाएगा, उसे हम स्टिमुलस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उद्दीपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है मेटल और नॉन मेटल से आ चुका है, ठीक है। क्लास आप लोग 10th में पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा सर, ठीक है। 147 का आंसर है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। तन्यता मतलब जानते हो क्या बोलते हैं उसको? तन्यता बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ठीक है। द एबिलिटी टू मेटल टू बी ड्रॉ थ्रू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज फ्लोइंग इज। ऑप्शन है एल्यूमिनियम है, कॉपर है जिसको हम बोलते हैं तांबा, सोना हो गया, गोल्ड, और सिल्वर हो गया चांदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 147 का आंसर हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। क्लियर है? गोल्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 148 चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? इस प्रकार क्वेश्चंस को देख के जो है ना आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले समझना है, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार आपको वहाँ समझना है, आंसर देना है फटाफट। देखिए ये चित्र है, इलेक्ट्रॉन किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है। इस प्रकार से लंबवत इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रही है ना, प्रवेश कर रही है ना। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार से डायरेक्शन है। तो अच्छा ये हमको बताइए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट रूल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट रूल यदि आप लोग पढ़े हैं तो इसका आंसर जो है आसानी से आप दे सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं, यदि पढ़ भी किए हैं तो फिर भी भुला गए हैं, तो याद रखिए यदि क्षेत्र के लंबवत में प्रवेश करती है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल जो होगा वो क्या होगा? बाईं ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी टू बी लेफ्ट होगा, टू बी लेफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। क्लियर है? चलिए देखिए आसानी से आंसर आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा, बट थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा समय को बचत करते हुए अभी जितना ये कीजिए रिवाइज कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस लेकिन लगातार करते रहिए, ठीक है। चलिए 149 का है, पीत रस भोजन के किस घटक
के पाचन में सहायता करता है। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विल कंपोनेंट ऑफ फूड। ऑप्शन ए फैट जिसको हम वसा कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण जिसको हम बोलते हैं मिनरल। तो 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर क्या होगा? अच्छा, पित्त कहाँ रहता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है, पित्ताशय। ये तो क्लियर हो गया, पित्त जो होता है पित्ताशय में होता है और भोजन के पचाने में भी ये भी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए, बीज रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो फैट के रूप, ठीक है, वसा को फैटी या एसिड में तोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा, जिसको हम वसा बोलते हैं, ठीक है। पित्त पाचन में मदद करता है या क्या करता है? वसा को क्या करता है? फैटी एसिड में तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में लाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावे जो है वसा के बारे में हमने डिस्कस किया हूँ पहले ही, यह ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का ही एक एस्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर को क्या करते हैं? फैट कहते हैं। वसा जो होता है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वह ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसे हम कहते हैं तेल कहते हैं, ठीक है। यदि ताप पर हो या क्या हो, किस प्रकार लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे हम तेल कहते हैं। वसा को हम दो प्रकार में पढ़े चुके हैं क्लास 10 में, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। 1 ग्राम वसा से जो होता है 9.3 कैलोरी, ये भी लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। वसा जो होता है ना, 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम जो होता है फैट से, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। कितना? 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यह शरीर में क्या होता है? संश्लेषण माइक्रोकोंड्रिया में होता है। यह शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे आप लोग बताए थे। और प्रोटीन के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। यह एक संयोजक उत्तक होता है, ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलता होता है। 15% भाग को शरीर बनाता है और बाकी जो आपको भोजन से बनाते हैं, ठीक है। 20 प्रकार के प्रोटीन जो है पाया जाता है। मनुष्य में जो क्या बोलते हैं, मनुष्य में जो शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, उसमें 10% संश्लेषण स्वयं करता है शरीर और 10% भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। और आप प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, मूंगफली आप ले सकते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे आप खाए भी कर रहे हैं, खाना वाना चावल खाते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट कई तरह का, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सब है। कार्बोहाइड्रेट भी जो होता है कभी आवश्यकता पड़ता है तो शरीर को ऊर्जा देता है। यह शरीर के भोजन संचय की तरह काम होता है। विटामिन सी का भी निर्माण नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट ही। क्लियर है? और कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बजरा, आलू, शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद और सलजम, ये सब में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आंसर। चलिए 150 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है? चीनी, सिरका और नमक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग फूड मतलब होता है खाद्य को संरक्षण के लिए, खाद्य को ताज़ा रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो सड़े गले नहीं, खराब ना हो, ठीक है। तो किसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है? खाद्य परीक्षण के लिए, अच्छा, खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है। परीक्षण मतलब होता है टेस्ट के लिए, ठीक है, सड़े गले नहीं, उसके लिए नहीं, मतलब टेस्ट के लिए किया जाता है कि वो उसमें क्या है, ठीक है। जैसे एसिड और बेस में आप लोग पढ़े हैं ना कि अम्ल को जो है लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक है, और नीले को लाल कर देता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो होता है किसका उपयोग खाद्य, खाद्य मतलब होता है भोजन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्विंग, जिसको परीक्षण के लिए किया जाता है। चीनी से भी आप परीक्षण कर सकते हैं, तो ऑप्शन बस सही भी होगा। सिरका से भी कर सकते हैं, ठीक है, नमक से भी कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर कैसे? तो अब माड देखे होंगे, माड मतलब समझ रहे हैं?
जब आप भोजन बनाते हैं चावल तब उसमें मांड निकलता है, तो उसमें आप परिसीमन खा सकते हैं, ठीक है। उस मांड में क्या कीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, तो यदि वह पीला हो गया दैट इज जो है उसमें आप खाद्य पदार्थ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो चीनी भी, सिरका भी और नमक भी, ये तीनों जो होता है कहीं न कहीं परिक्षेपण का कार्य करता है। क्लियर है, ठीक है। यानी खाद्य परिक्षेपण की विभिन्न तकनीकी होते हैं, जैसे हम रासायनिक तकनीक का यूज कर सकते हैं, या नमक या सिरका या चीनी या तेल का भी यूज करते हैं, आदि का उपयोग किया जा सकता है। यह एक गंधहीन होता है, ठीक है, एक क्रिस्टल या पाउडर होता है जो किसी बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से बनाया जाता है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, वो अपने आप में ही एक अच्छा टेस्ट होता है जिसको हम परीक्षक बोलते हैं, ठीक है। कौन, बेंजोइक अम्ल, और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि मिलाया जाए तो उत्पादन में यह घुलने में मदद करता है, ठीक है। यानी इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर उत्पादन में घुलने में ये मदद करता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। तो चीनी, सिरका और नमक क्या होगा, सभी जो होगा खाद्य परिक्षेपण का उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए और बी नहीं होगा, ए हटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चंस देखा 130 से लेके 150 तक क्वेश्चन देखा, ठीक है। नीचे दिए गए कमेंट पर आप बताइए कि किस प्रकार से आपको लगा होगा वीडियो, ठीक है। क्या आपको डिस्कस जिस प्रकार से हम किए हैं, क्या आप जो है इसी प्रकार से यदि आप चाह रहे हैं कि जनरल साइंस को और भी क्लास करवाइए, तो नीचे में दिए गए कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इस प्रकार से वीडियो जो है आप लोग तक पहुंचाऊं, और आपका जो जनरल साइंस का जो कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या प्रकार से, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, तो उसको हम समय रहते हुए भी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करवा दूंगा MCQ या प्रैक्टिस सेट थ्रू से, ताकि आपका जनरल साइंस में एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँ और आप जो है अपने मुकाम तक, अपने गोल तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।